Hello and welcome back to our channel. This is your Sonia ma'am and today I will teach you the new chapter of Science class 5th. Chapter 13 Knowing Our Environment. This is the PDF of the direct book and you will directly relate to this chapter with your books. Okay? तो आज हम पढ़ेंगे नोइंग अवर एनवायरनमेंट क्लास 5th के बच्चों के लिए. दिस इज़ अ वेरी गुड टॉपिक. यू विल नो अबाउट दिस टॉपिक. बायोटिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं, कैसे हमारा एनवायरनमेंट उसके थ्रू अकॉर्डिंग चलता है, कैसे बायोटिक और एबायोटिक आपस में रिलेट करते हैं, को रिलेट करते हैं. तो इस चैप्टर के बारे में हम ये सब चीज़ें आज पढ़ेंगे. ठीक है, तो लेट्स कम टू द अबायोटिक एनवायरनमेंट. उसके पहले थोड़ा सा हम इस चैप्टर के बारे में डिटेलिंग लेते हैं कि क्या होता है एनवायरनमेंट. एनीथिंग दैट सराउंड्स अस इज नोन एज एनवायरनमेंट. हमारे आसपास हमारे सराउंडिंग में वॉट एवर द थिंग इज, वॉट एवर द पार्ट इज, दैट इज ऑल एनवायरनमेंट. The word environment means to surround. Our environment basically includes all living and non-living things present on the earth. हमारे environment में क्या क्या include होता है, जो नॉन लिविंग है या लिविंग है, जो भी चीज़ हम सबको रिलेट करती है, हम सबको सराउंड करती है, दैट इज़ अवर एनवायरनमेंट. ठीक है, उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, एयर है, वाटर है, प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रोब्स एट्सेट्रा. ऑल दीज थिंग्स दैट मेक अप द एनवायरनमेंट आर नोन एज कंपोनेंट्स. कंपोनेंट्स क्या होते हैं, जो ये छोटी छोटी सारी चीज़ें, प्लांट, एनिमल, माइक्रोब्स, जो हम देख सकते हैं, जो हम नहीं देख सकते हैं, उन सब चीज़ों को जब हम एक कलेक्शन करते हैं, कलेक्ट करते हैं, वो कंपोनेंट बन जाते हैं किसके, एनवायरनमेंट के. ठीक है, thus it can be said that the environment has two components. बेसिकली एनवायरनमेंट में 2 कंपोनेंट्स होता है जिसको एबायोटिक और बायोटिक बोला जाता है. तो लेट्स कम टू द एबायोटिक एनवायरनमेंट. क्या होता है एबायोटिक एनवायरनमेंट? एबायोटिक एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स. इसमें आपको नॉन लिविंग थिंग्स कंसिस्ट होती है, इसमें आपको लिविंग थिंग्स कुछ नहीं होती है सराउंडिंग में. सराउंडिंग में होती है तो नॉन लिविंग थिंग्स. इट इंक्लूड्स एयर, वाटर, लैंड. बिसाइड दीज क्लाइमेटिक फैक्टर लाइक रेनफॉल, विंड, सनलाइट एट्सेट्रा ऑल्सो अ पार्ट ऑफ एबायोटिक एनवायरनमेंट. एबायोटिक एनवायरनमेंट को क्या क्या इंक्लूड करता है, एयर है, वाटर है, लैंड है और इसके अलावा रेनफॉल. इसके अलावा रेनफॉल होता है, सनलाइट होता है, विंड होती है. ये सब चीज़ें भी एबायोटिक एनवायरनमेंट को कंक्लूड करती हैं. ठीक है, लेती हैं. तो फॉर एग्जाम्पल हॉट एंड ड्राई प्लेस लाइक अ डेजर्ट इज इनहैबिटेड बाय अ वेरी फ्यू एनिमल्स, वाइल अ प्लेस विथ मॉडरेट टेम्परेचर एंड गुड रेनफॉल लाइक अ रेन फॉरेस्ट इज अ हैबिटेट ऑफ वेरी लार्ज नंबर ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स. जिस जगह में कम रेनफॉल पाई जाती है, जिस जगह में क्लाइमेट हॉट और ड्राई होता है, वहाँ पे एनिमल्स और प्लांट्स कम होते हैं. बट एज द कॉन्ट्रैरी, जब आप किसी जगह में बहुत ज़्यादा हैवी रेनफॉल देखते हैं, बहुत ज़्यादा क्लाइमेट अच्छा रहता है, वहाँ पे आपको प्लांट और एनिमल्स का जो ह्यूमन हैबिटेट है, उनका जो हैबिटेट है वो ज़्यादा मात्रा में, ज़्यादा एबंडेंट फॉर्म में रहता है. ओके, नाउ कम टू द बायोटिक एनवायरनमेंट. एबायोटिक मतलब तो आप समझ गए कि जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं, हम सबको कवर करती है, हम जिसके सराउंड रहते हैं, दैट इज एबायोटिक. ओके, अब बायोटिक क्या होता है, comprised of living things like plants, animals and microbes. These components can be broadly divided into 3 categories. अच्छा, बायोटिक वो होता है जो लिविंग थिंग्स हम सबको सराउंड करती है. हमारा एनवायरनमेंट जब सराउंडेड बाय लिविंग थिंग्स होता है, प्लांट होता है, एनिमल्स होता है, ह्यूमन बींग्स होते हैं, तो इस एनवायरनमेंट को बोला जाता है बायोटिक एनवायरनमेंट. ठीक है, अच्छा, अब बायोटिक जो एनवायरनमेंट है वो 3 टाइप्स ऑफ कैटेगरीज में डिवाइडेड है. फर्स्ट है प्रोड्यूसर, सेकेंड है कंपोजर, थर्ड है डिकम्पोजर. 3 चीज़ों में, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर्स और डिकम्पोजर्स. तो हम जब नेक्स्ट पढ़ते हैं इसका, ओके, तो प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं, व्हाट आर प्रोड्यूसर्स कॉल्ड. जैसे कि मैं छोटा सा आपको इसमें डिस्क्रिप्शन देती हूँ कि प्रोड्यूसर्स वो होते हैं जो फूड को प्रोड्यूस करते हैं, अपने ह्यूमन बीइंग या हो, प्लांट्स हो, वो एनिमल्स हो, जो अपना फूड प्रोड्यूस करते हैं, दोज आर कॉल्ड प्रोड्यूसर्स. तो ऑल लिविंग थिंग्स दैट कैन प्रिपेयर देयर फूड, ओके, आर रिफर्ड टू एज प्रोड्यूसर्स. जो खुद अपना खाना बनाएं, हैबिटेट में खुद को सर्वाइव करने के लिए, अपना आगे सर्वाइव करने के लिए जब उस फूड को जो खुद से प्रोड्यूस करते हैं, दोज आर कॉल्ड प्रोड्यूसर. ठीक है, ऑटोट्रॉप्स ही कहा जाता है और प्रोड्यूसर भी बोला जाता है. तो दीज द नेम्स प्रोड्यूसर आर ऑल्सो नोन एज ऑटोट्रॉप्स.
Auto means self and trops means nourishment. Self nourishment, when we are doing our self nourishment, okay, with the process, those contents are called producers. Green plants have the ability to prepare food through photosynthesis, hence are known as producers. As we all are knowing that कि plants अपना food खुद बनाते हैं. You also know that very clearly because हम जो previous classes में पढ़ चुके हैं कि plant अपना खाना खुद बनाते हैं with the process of photosynthesis. ठीक है, in the presence of sunlight and with the help of water they produce their own food. तो जो अपना खाना वो खुद बनाते हैं, this इस चीज़ की वजह से उनको क्या बोला जाता है? प्रोड्यूसर्स बोला जाता है. नाउ कम टू द कंज्यूमर्स. अब आप हम प्रोड्यूसर्स के बारे में पढ़ रहे हैं, अब हम कंज्यूमर्स के बारे में पढ़ेंगे. कंज्यूम करना मतलब उस चीज़ को कंज्यूम करना, अपनाना. ठीक है, द ऑर्गेनिज्म दैट ईट द फूड प्रिपेयर्ड बाय द प्रोड्यूसर आर कॉल्ड कंज्यूमर्स. द फूड which were prepared by producers and then that were consumed by the others, this is called consumers. ठीक है, मैंने खाना बनाया, अब मैंने जब खाना बनाया, मेरा बनाया खाना किसी और ने खाया, तो जिसने वो खाना खाया those are called consumers, क्योंकि उन्होंने खाने को कंज्यूम किया. और मैंने अगर खाना बनाया तो I am the producer. ठीक है, तो ये हो गया हेट्रोट्रॉप्स. इसको ऊपर जब प्रोड्यूसर को ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं तो कंज्यूमर्स को एक और नेम से बोला जाता है हेट्रोट्रॉप्स. तो हेट्रोट्रॉप्स होता है अदर एंड ट्रॉप मीन्स नरिशमेंट. हेट्रो मीन्स अदर, जो अदर नरिशमेंट लेते हैं, जिस प्रोड्यूसर्स का बनाया हुआ नरिश करते हैं खुद दूसरे, दैट इज हेट्रोट्रॉप्स. ओके, all animals and human beings fall under these categories as they depend directly or indirectly on producers for food. ठीक है, हम एनिमल्स, बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनिजम्स हैं जो डिपेंड होते हैं प्रोड्यूसर्स के ऊपर खाने के लिए. दैट ऑल ऑफ अस आर नोन एज कंज्यूमर्स. हम भी कंज्यूमर हैं, एनिमल्स भी कंज्यूमर हैं, बिकॉज वी ऑल आर डिपेंड अपॉन प्लांट फॉर द फूड. ठीक है, तो ये डायरेक्टली भी होता है और इनडायरेक्टली भी डिपेंडेशन होता है किसी के ऊपर. तो ऑन द प्रोड्यूसर, कंज्यूमर्स कैन फर्दर बी डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स. ये भी 3 टाइप्स के कंज्यूमर्स होते हैं. फर्स्ट होता है हर्बीवोरस, सेकेंड होता है कार्निवोरस एंड द थर्ड इज ओमनीवोरस. ठीक है, ये 3 तरह के कंज्यूमर्स होते हैं जो प्रोड्यूसर्स के ऊपर डिपेंड करते हैं फॉर द फूड. ओके, नाउ डिफाइन herbivorous, carnivorous, omnivorous. As we know all कि herbivorous plant eating animals, carnivorous animal eating animals होते हैं, animals flesh eating animals होते हैं वो, और omnivorous are those type of animals that eat both. है ना, वो sometimes plant भी eat करते हैं and sometimes वो flesh of animals, other animals भी consume करते हैं. तो अब ये तो हमारा क्विक रिकॉल ये हो गया, क्योंकि हम प्रीवियस क्लासेस में इन सब के बारे में छोटा सा नॉलेज ले चुके हैं. तो यू हैव टू दिस बाय योर सेल्फ. आप खुद से आप किसी भी बुक से प्रेफर कर सकते हैं या इसी बुक से प्रेफर कर सकते हैं, बट दिस यू हैव टू राइट विद योर ओन वर्ड्स. ओके, आप खुद के वर्ड्स में अगर आप इसको लिखते हैं तो यू शुड नो वेरी गुड नॉलेज. ओके, अब आते हैं डिकम्पोजर्स पे. एज द नेम सजेस्ट द ऑर्गेनिजम्स विच फीड ऑन डेड प्लांट्स and animals and reduce them to simpler substance, thereby returning to the constituents back to the soil are called decomposers. जैसे कुछ चीज़ सड़ गई है, कुछ चीज़ बची हुई है, लेफ्ट ओवर है, उसके ऊपर जो माइक्रोब्स जाते हैं, है ना, वो उस चीज़ को जब ख़त्म कर देते खा के, है ना, उस चीज़ को किसी भी सब्सटेंस को रिड्यूस कर देते हैं खाते खाते सिंपलर ही, तो वो होते हैं डिकम्पोजर्स. तो सबसे ज़्यादा डिकम्पोजर्स की जो इंक्लूड करते हैं वो है माइक्रोब्स. माइक्रोब्स इंक्लूडिंग बैक्टीरिया एंड फंगी एक्ट एज डिकम्पोजर्स. तो डिकम्पोजर्स में कौन कौन आते हैं? माइक्रोब्स, जिनको हम माइक्रोस्कोप्स के थ्रू देखते हैं और जिनको हम अपनी नेक्ड आइज के थ्रू नहीं देख सकते हैं. दोज आर कॉल्ड माइक्रोब्स. और बैक्टीरिया तो आपको पता ही है, और फंगी, ये जो चीज़ें होती हैं ये सबसे ज़्यादा डिकम्पोजर के अंदर आते हैं. डिकम्पोजर्स के कैटेगरी में आते हैं माइक्रोब्स, फंगाई, बैक्टीरिया, ये आते हैं डिकम्पोजर्स की कैटेगरी में. ठीक है, अब आते हैं सर्टेन अदर एनिमल्स सच एज जैकल, वल्चर्स, हेना ऑल्सो फीड ऑन द रिमेन ऑफ डेड एनिमल्स. जो एनिमल्स कोई हंट कर देता है, मार देता है, तो उसके बाद उस
एनिमल की डेड बॉडी को जो रिमेनिंग पार्ट होता है वो जैकॉल भी फीड करता है, हाइना भी जाता है उसको खाने, और अदर वल्चर्स जो होते हैं वो भी उसके ऊपर फीड करते हैं। तो ये भी दे आर ऑल्सो डिकम्पोजर्स आर नोन एज स्कैवेंजर्स। तो अब इन डिकम्पोजर्स को स्कैवेंजर्स भी बोला जाता है, ठीक है, क्योंकि ये अदर एनिमल्स, मरे हुए डेड एनिमल्स को भी ये अपना शिकार समझ के खाते हैं। तो दे आर ऑल्सो नोन एज स्कैवेंजर्स। तो हमने अभी पढ़ा बायोटिक, एबायोटिक। बायोटिक के अंदर 3 कैटेगरीज, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स, डिकम्पोजर्स, ठीक है, ये हमने पढ़ा। और डिकम्पोजर्स में, डिकम्पोजर्स क्या कैटेगरीज को इंक्लूड करते हैं, वो होता है बैक्टीरिया, फंगी और माइक्रोब्स। ओके, अब हम आते हैं रिलेशनशिप बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसमें हमको ये पता पड़ता है कि कैसे बायोटिक और एबायोटिक खुद को रिलेट करते हैं और उन दोनों के बीच का रिलेशन क्या है, ठीक है। तो ये जो इम्पॉर्टेंट पार्ट है यू शुड नो वेरी क्लियरली, बिकॉज ये आपके आगे के चैप्टर्स में जो आगे क्लासेस आने वाली हैं साइंस में, क्लास 6 में भी आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा अगर आप इन दोनों के बीच का रिलेशन समझ लेते हैं। तो टू बी वेरी क्लियर यू हैव टू कॉन्सेंट्रेट इन दिस पॉइंट कि आपका रिलेशन बिटवीन बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स क्या है। देयर इज एन इंटरडिपेंडेंस नॉट ओनली बिटवीन डिफरेंट बायोटिक कंपोनेंट बट ऑल्सो बिटवीन एबायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट। न कि बायोटिक का एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंसी है, बल्कि अबायोटिक और बायोटिक दोनों के बीच में भी रिलेशन अच्छा है। जैसे हमको पता है कि बायोटिक मीन्स जो तीनों कैटेगरीज हैं वो एक दूसरे से रिलेट करती हैं, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डिकम्पोजर्स। ऐसे ही बायोटिक और एबायोटिक भी खुद को रिलेट करते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल एनिमल्स डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर फूड एंड प्लांट्स डिपेंड ऑन नेचर फॉर सनलाइट, ठीक है। अब प्लांट क्या है आपका, बायोटिक है, बट वो भी फूड बनाने के लिए किसके ऊपर डिपेंड करता है, एबायोटिक कंपोनेंट, दैट इज सनलाइट और वाटर और एयर, ठीक है। तो ये भी एक दूसरे को कोरिलेट करते हैं। अगर सनलाइट और वाटर और एयर प्रॉपर मात्रा में अगर प्लांट को नहीं मिलता है देन प्लांट इज ऑल्सो नॉट एबल टू प्रोड्यूस द फूड। ओके, तो दिस इज ऑल्सो रिलेशन बिटवीन प्लांट एंड एनिमल, बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर। Carbon dioxide and water to prepare food. Similarly, plants and animals need water and air to survive. Similarly, ऐसे ही एनिमल को भी रिक्वायरमेंट होती है पानी की और एयर की। Without air and water, animal is also not going to survive in the world, in this earth. ठीक है, तो मतलब बायोटिक को भी एबायोटिक की ज़रूरत है और एबायोटिक को भी बायोटिक की ज़रूरत है। तो ये जो रिलेशन है यू शुड नो वेरी क्लियर कि हमारी जो साइकिल है वो एक दूसरे की हेल्प से ही चलती है। विदाउट वन द अदर विल नॉट सर्वाइव, विदाउट अदर वन विल नॉट सर्वाइव। ओके, तो ये जो व्हेन दे डाई डिकम्पोजर रिड्यूस देयर डेड बॉडीज इनटू न्यूट्रिशन एंड रिटर्न देम टू द सॉइल। अब जब वो कीड़े मकोड़े मर जाते हैं, जो डेड एनिमल हो जाते हैं, वो सड़ जाते हैं, तो उनकी जो सड़ने के बाद वो डिकम्पोजर होके जो बन जाती है, सॉइल के अंदर हो जाती है, वो सॉइल हो जाती है न्यूट्रिशन, और विद द हेल्प ऑफ अगेन वाटर एंड एयर सनलाइट देन इट प्रोड्यूस द क्रॉप्स। ठीक है, तो सॉइल को भी कब सॉइल वो नरिश होती है, जब डिकम्पोजर्स सॉइल के अंदर वो मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये भी फिर इनका एक आपस में कनेक्शन हो जाता है। Thus the nutrition taken up by the biotic factor from the abiotic environment are ultimately returned back to the environment. वापस वो फिर से environment में ही जाते हैं। जो डिकम्पोजर्स हैं डिकम्पोज होके एक नरिशमेंट देते हैं प्लांट को विद द हेल्प ऑफ सॉइल, तो फिर वो प्लांट कहाँ जाता है, प्लांट है फिर से बायोटिक और फिर वो एबायोटिक वाटर और एयर के थ्रू फिर वो सर्वाइव करता है। तो ये जो साइकिल है एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, दिस साइकिल गोज ऑन कंटिन्यूअसली इन नेचर। With the help of this picture, you will understand clearly. These are the decomposers. फिर वो environment को connect करता है, फिर वो producer बनता है, फिर ये consumers होते हैं, फिर इन consumers को ये carnivore consume करते हैं, फिर ये मरते हैं, फिर ये dead body में आता है। तो ये cycle जो है आपकी continuously process में रहती है nature के। Clear? ठीक है, तो अब जब आते हैं हम human being and the environment, अब हमने biotic और abiotic को समझा, अब हम आते हैं ह्यूमन बीइंग और एनवायरनमेंट के ऊपर। मतलब जो योगदान है, जो हमारा कंट्रीब्यूशन है एनवायरनमेंट के थ्रू, वो ह्यूमन बीइंग का क्या होना चाहिए, और एनवायरनमेंट का जो कंट्रीब्यूशन है ह्यूमन बीइंग के लिए वो क्या होना चाहिए। तो ऑल ऑर्गेनिजम्स इंक्लूड ह्यूमन बीइंग्स डिपेंड ऑन एनवायरनमेंट। हम सब वी ऑल आर
biotic or abiotic, whatever the components are there in environment, we all are depend on environment, because the environment is all cover around us. जो हमारे आसपास है वही हमारा environment है, ठीक है. तो we all depend upon environment to fulfill their needs. These needs include basic requirements like oxygen, food, water and shelter. हम क्यों depend है उनके ऊपर? Because हमको बिना खाने, बिना shelter, बिना water के हमारी life nothing. Okay, we all are depend because we want shelter, we want oxygen, we want food, we want water. तो इसीलिए हम किसके ऊपर डिपेंड है? एनवायरनमेंट के ऊपर है. अपार्ट फ्रॉम दीज अदर नीड्स लाइक मेडिसिन एक्सेट्रा ऑल्सो फुलफिल्ड बाय इट. अच्छा, मेडिसिन भी प्लांट की हेल्प से ही बनती हैं. विदाउट प्लांट वी वोंट एबल टू मेक मेडिसिन. तो मेडिसिन भी अगर हमको चाहिए तो वी ऑल आर डिपेंड ऑन एनवायरनमेंट, ठीक है. हेल्दी सिंस ऑल आवर नीड्स बिग और स्मॉल आर मेट बाय द एनवायरनमेंट. अ हेल्दी एनवायरनमेंट इज एन एब्सोल्यूट नेसेसिटी फॉर वेल बीइंग. अगर हमारा एनवायरनमेंट हेल्दी है देन वी आर हेल्दी. इफ आवर एनवायरनमेंट इज नॉट हेल्दी देन वी ऑल आर नॉट हेल्दी. तो अगर हमको हेल्दी रहना है तो हमारा एनवायरनमेंट इज वेरी मच नेसेसरी कि वो भी एक हेल्दी एनवायरनमेंट हो. देन वी ऑल बिकम अ हेल्दी ह्यूमन बीइंग. ओके, तो मैन हैज़ ट्राइड टू ब्रिंग चेंजेस इन इट. अब इंसान की जो प्रकृति है, जो नेचर ऑफ ह्यूमन है, दैट इज ओनली डेवलप, ओनली टू इन्वेंट, ओनली टू प्रोड्यूस द बेस्ट. तो वो जो इस चीज़ को डेवलप करते करते उसने एक चेंज लाया कन्वीनियंस के लिए. तो ड्यू टू दिस ही इज़ कंटिन्यूसली रिगार्डिंग द क्वालिटी ऑफ द एनवायरनमेंट विच इज़ अल्टीमेटली अफेक्टिव हिम ओनली. जैसे एनवायरनमेंट को जो हम आज की डेट में ज़्यादा हार्म कर रहे हैं वो है कंटिन्यूसली कटिंग डाउन द ट्रीज़. ठीक है, हम जो ट्रीज़ को कट डाउन कर रहे हैं, हम अपना वेल अपनी सोसाइटी दिखाने के लिए, हम जो अपना सराउंडिंग दिखाने के लिए हम सोचते हैं हम पेड़ों को काट दें. दैट इज़ द ओनली थिंग दैट कि ह्यूमन इज़ हार्मिंग हिमसेल्फ ओनली. वो सिर्फ खुद को ही नुकसान पहुंचा रहा है इस चीज़ की इन्वेंशन में कि मैं कुछ अच्छा कर रहा हूँ या मैं कुछ नया कर रहा हूँ, जिस वजह से ही इज़ ओनली डिस्ट्रॉइंग द एनवायरनमेंट. दैट इज़ द हार्म ऑफ हिम ओनली. ओके, तो ये अपना ही नुकसान है. तो ये ड्यू टू एक्सेसिव डिफॉरेस्टेशन फॉर वेरियस पर्पस लाइक बिल्डिंग, हाउस, इंडस्ट्री, मेकिंग रोड एट्सेट्रा. एज आई टोल्ड यू, अभी मैंने आपको बताया कि खुद की सोसाइटी को अच्छा दिखाने के लिए, अच्छे मॉल बनाने के लिए, अच्छी बिल्डिंग्स बनाने के लिए, अच्छे बंगलों, तो ये जो हम कटिंग डाउन ट्रीज कर रहे हैं कंटिन्यूसली, रेपिटेडली, दैट इज़ द ओनली हार्म ऑफ आवर सेल्फ. ठीक है, हम अपना ही नुकसान कर रहे हैं बिकॉज द साइकिल, जो साइकिल चल रही है, इफ दैट इज द कट पॉइंट, इफ ओनली वन कट पॉइंट इज देयर, द साइकिल विल नॉट रन थ्रू प्रॉपरली. ठीक है, तो आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए कि अगर हमको कुछ अच्छा करना है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वी आर गोइंग टू डिस्ट्रॉइंग समथिंग, है ना. हमको कुछ अच्छा करने के लिए किसी चीज़ को डिस्ट्रॉय नहीं करना है, बट ये चीज़ अभी हो रही है जिसकी वजह से दिस इज द लीडिंग टू एन इंक्रीज इन सीवियर हेल्थ प्रॉब्लम, many of which are fatal due to an ever increasing human population. Man's interference with nature has also increased. जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है वैसे वैसे इन्वॉल्वमेंट ऑफ ह्यूमन टू कटिंग डाउन द नेचुरल थिंग्स इज़ वेरी मच हार्श सिचुएशन. ठीक है, तो इंटरफेरेंस जो मैन का एनवायरनमेंट के थ्रू हो रहा है दैट इज़ अ वेरी सीवियर कंडीशन. ओके, तो ऐसा होना नहीं चाहिए बट ये हो रहा है. तो सम ऑफ द ह्यूमन एक्टिविटीज़ विच आर रिड्यूसिंग द क्वालिटी ऑफ द एनवायरनमेंट आर एज फॉलोज. जिस इंटरफेरेंस के थ्रू जो हमारा एनवायरनमेंट ख़राब हो रहा है उसका बहुत सारे यहाँ पे चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पे नीचे एक्सप्लेन की गई हैं. बट द थिंग इज़ कि जो पॉपुलेशन बढ़ता जा रहा है उसकी वजह से जो ह्यूमन बीइंग ने सोचा है कि हम अब एनवायरनमेंट के साथ ये छेड़छाड़ करें या हम डिस्टर्ब करें एनवायरनमेंट को, तो दैट इज़ वेरी सीवियर प्रॉब्लम. तो ऐसा होना नहीं चाहिए. तो इसके लिए ये सब चीज़ें इंक्लूड हैं. क्या क्या हो रहा है, तो एक तो है डिफॉरेस्टेशन, जो कि हम आज की डेट में ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, मेजर डिस्कशन है ऑल ओवर द वर्ल्ड कि जो डिफॉरेस्टेशन हो रहा है नहीं होना चाहिए बट ये हो रहा है. एज डिस्कस्ड अर्लियर, एक्सेसिव डिफॉरेस्टेशन इज डन टू क्लियर लैंड फॉर बिल्डिंग, जस्ट ओनली टू बिल्ड बिल्डिंग्स, मॉल्स, सिनेमा हॉल्स. वी आर कटिंग डाउन द ट्रीज. दैट इज नॉट गुड. दैट इज नॉट गुड फॉर एनवायरनमेंट.
houses and factories for agriculture. Due to this an imbalance is created in nature. जो बैलेंस है नेचर का, एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि जो साइकिल है, इफ इन दिस साइकिल इफ वन पार्ट इज ओनली डिस्टर्ब देन द होल साइकिल इज अफेक्टेड, है ना. तो हमको जो बैलेंस है वो बना के रखना है. बट इस डिफॉरेस्टेशन के थ्रू क्या हो रहा है कि बैलेंस जो है वो बन नहीं रहा है, इम्बैलेंस हो गया है नेचर में. दिस इम्बैलेंस लीड टू फ्रीक्वेंट फ्लड्स, soil erosion, increase in pollution, reduction in fertility of land and many more problems. पहले जो हम रहते थे, एग्रीकल्चर होता था, वहाँ सॉइल की फर्टिलिटी के लिए कोई इक्विपमेंट्स या कुछ हमको डालना नहीं पड़ता था, कि कोई केमिकल्स यूज़ नहीं करने पड़ते थे कि हमारी फर्टिलिटी हो, वो नेचुरल फर्टिलिटी थी लैंड में. बट नाउ अडेज वेन एवर डिफॉरेस्टेशन इज डन थ्रू तो क्या होता है ना कि हमारी फर्टिलिटी सॉइल की खराब हो गई है. तो on that purpose we have to use chemical for that. That is also not very good for health, good for our health. We are not getting the sufficient and good qualities of crops as we get in earlier times. But nowadays हमारा जो प्रोडक्शन है वो भी केमिकल्स के थ्रू हो रहा है. अभी भी जो फ्रूट्स आ रहे हैं, जो सब्जियां आ रही हैं, दे आर नॉट ऑफ गुड क्वालिटी, है ना. तो ये जो हो रहा है ये सब डिफॉरेस्टेशन के थ्रू ही हो रहा है. ये डिफॉरेस्टेशन नहीं होगा अगर हम बैलेंस करेंगे नेचर को, एफॉरेस्टेशन भी करते रहेंगे. अगर डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं तो उसी क्वांटिटी में वी हैव टू एफॉरेस्टेशन, हमको उतनी ही क्वांटिटी में प्लांट्स लगाने पड़ेंगे, तब वो बैलेंस होता रहेगा, है ना. तो अब आते हैं नेक्स्ट, इंडस्ट्रियलाइजेशन. जैसा कि हमारी इंडिया आज भी डेवलपिंग कंट्री में आती है, तो यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन को लेकर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन रहता है कि हम और ग्रो करें, हम और इन्वेंट करें, हम और डेवलप हो. तो इस चीज़ के लिए भी जो इंडस्ट्रियलाइजेशन आ रहा है उसमें भी हम बहुत सारी चीज़ों को अवॉइड कर रहे हैं जो नहीं करना है हमको. तो डेवलपिंग अ लार्ज नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज टू मेक लाइफ मोर कंफर्टेबल एंड इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इज एडवर्सली अफेक्टिंग द एनवायरमेंट. अच्छा रहने के लिए, हाई फाई स्टेटस दिखाने के लिए जो आज हम अपनी प्राथमिकता भूल रहे हैं, प्रायोरिटीज भूल रहे हैं, दैट इज इफेक्टिंग अवर नेचर, अवर एनवायरमेंट, है ना. तो वेरियस हार्मफुल गैसेस आर बीइंग रिलीज्ड. अब अच्छी इंडस्ट्रीज आपको लानी है तो बहुत सारी चीज़ों को यूज़ करना पड़ता है. तो उससे जो रिलीज हो रही है हार्मफुल गैसेस सबसे ज़्यादा किसको इफेक्ट करती है? हमारे एनवायरमेंट को, हमारे ह्यूमन लाइफ को. क्योंकि हमको तो इंडस्ट्रीज चलानी है, हमको तो अच्छा अपना डेवलपिंग कंट्रीज में लाना है, डेवलप्ड कंट्री में इंडिया को लाना है. तो उसके लिए जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, हार्मफुल गैसेस आ रही हैं वहाँ की, तो वो सब हमारे एनवायरनमेंट को बहुत हार्म करती हैं. और सीवियर कंडीशन में कुछ हम लोगों की हेल्थ को भी बहुत प्रॉब्लम करती है. पहले जितनी बीमारियाँ नहीं थी, पहले के टाइम में जितनी बीमारियाँ नहीं थी, आज के टाइम में नाउ अ डेज द प्रॉब्लम इज़ वेरी हाई. आपको ऐसी बीमारी मिलेगी जिसका आप नाम पहले कभी जानते भी नहीं थे. तो जस्ट ड्यू टू दिस इंडस्ट्रियलाइजेशन, दिस डिफॉरेस्टेशन, दिस इम्बैलेंस इन नेचर, वी आर सफरिंग फ्रॉम मैनी मोर डिजीजेस which we also don't know what is the name of that disease, but we are suffering from this, है ना. तो similarly harmful chemicals and huge amount of waste from industry is disposed into the water body. अब जो कचरा निकल रहा है, अब जो वेस्ट मटेरियल निकलता है इंडस्ट्री में से, वो कहाँ जाता है? वो सीधा जाता है हमारा वाटर बॉडीज़ में. वाटर बॉडीज़ में जाता है तो वाटर बॉडीज़ क्या होती हैं? पॉल्यूट हो रही हैं. पॉल्यूशन के थ्रू जो उनका सर्कल है कि वाटर बॉडीज़ का क्या क्या काम है, तो उस सब का पॉल्यूशन के थ्रू पॉल्यूट होता जा रहा है ना. दीज आर नॉट ओनली किलिंग एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स बट ऑल्सो इंजूरियस टू ह्यूमन हेल्थ. अब पानी में जाती हैं तो वो वाटर बॉडीज़ के अंदर जो एक्वाटिक लाइफ है, वो जो प्लांट हैं, वो जो एनिमल्स हैं, वो सब सफ़र करते हैं, जिसके थ्रू फिर अगर हम उनको कंज्यूम करते हैं तो हम बीमार पड़ते हैं. तो ह्यूमन लाइफ इज़ ऑल्सो अफेक्टिंग, है ना. तो ये जो साइकिल है ना, उसको बैलेंस में रखना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अगर हम अपना इस चीज़ के लिए अगर थोड़ा सा भी कंट्रीब्यूशन देते हैं तो दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग फॉर अस, कि हमने कुछ तो कंट्रीब्यूशन दिया कि हम अपनी साइकिल को बैलेंस करें. छोटी छोटी चीज़ों से अगर हम बहुत अच्छी काम कर सकते हैं तो दैट इज़ वेरी गुड. अगर आप घर में हर बर्थडे में, हर एक ओकेशन में एक दूसरे को प्लांट गिफ्ट करते हैं, अगर प्लांट रहते हैं हमारे घर में, आसपास का जो एनवायरनमेंट है ना, अगर वो हेल्दी होता है, अगर हम गुड चीज़ों को कंज्यूम करते हैं, अच्छी चीज़ें अपनाते हैं, तो हमने एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन दिया किसमें? अपने एनवायरनमेंट को हेल्दी बनाने के लिए. तो आप भी घर में कोशिश करिए. ये तो पढ़ाई है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर अस कि हम पढ़ें, बट हमने उस पढ़ाई से क्या लिया,
क्या एक्सेप्ट किया, क्या हमने उसको आगे दिखाया कि हमने पढ़ा है, दैट इज़ द इम्प्रूवमेंट। अगर आपको इम्प्रूव करना है, क्लास 5 से क्लास 6 में जाना, क्लास 6 से 7th में जाना, ये तो होना ही है, ये तो आपको करना ही है, दिस इज़ अ वेरी प्रायर चीज़। बट आप उस चीज़ से क्या सीखे, आपने उसको कैसे आगे बढ़ाया, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, कि आप उस पढ़ाई से क्या सीख रहे हैं। हमने पढ़ लिया है कि इम्बैलेंस हो रहा है, बट हमने कंट्रीब्यूशन कुछ नहीं दिया तो कोई मतलब नहीं है ना। हम पढ़ रहे हैं, हमको पता है कि ना कि प्लांट्स नहीं काटने चाहिए, बट हम प्लांट ग्रो भी नहीं कर रहे हैं, तो हम हमारे पढ़ने का फिर क्या मतलब, ये तो फिर कुछ नहीं होगा, है ना। तो इस चीज़ को आगे बढ़ाइए, आगे सोचिए कि अब हम इस जनरेशन के बच्चे, अब हम इस 21st सेंचुरी में ऐसा क्या नया करें कि हमारी जो पहले की चीज़ें चलती आई हैं, हार्मफुल होती जाइए और वो बायोटिक होती जाए, है ना। तो इंक्रीजिंग नंबर ऑफ व्हीकल्स, नाउ अ डेज घर में जगह नहीं होगी रहने के लिए, पर गाड़ी होगी, गाड़ी को रखने के लिए कमरा होगा, खुद के रहने के लिए कमरा हो या ना हो, गैरेज जरूर बना रहेगा, बिकॉज नाउ अ डेज एवरीवन वांट्स टू रन, हर कोई दौड़ना चाहता है, उड़ना चाहता है। पहले जो लाइफ थी स्मूथ थी, ठीक है चल रहा है बढ़िया, अब ठीक है नहीं है, अब चाहिए भागो, तो भागो। इंक्रीजिंग व्हीकल्स, नंबर ऑफ व्हीकल्स, दैट इज द पॉल्यूटेड ह्यूमन लाइफ, ह्यूमन लाइफ जो पॉल्यूट हो रही है जस्ट बिकॉज ऑफ दीज गैसेस, है ना, जो हार्मफुल गैसेस। व्हीकल्स में भी आजकल जो पॉल्यूशन हो रहा है, जो ट्रैफिक हो रहा है, ड्यू टू दिस हार्मफुल गैसेस, स्मोक एटसेट्रा आर रिलीज्ड इन द एटमॉस्फेयर। हम चल तो रहे हैं, पेट्रोल डीजल बर्न हो रहा है, ये भी एक्सेसिव मात्रा में हो रहा है, वो भी एक्सेसिव नंबर में हो रहा है, तो इससे क्या हो रहा है, हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो भर जा रहा है स्मोक से और पॉल्यूशन से। तो बिसाइड एयर पॉल्यूशन, व्हीकल्स ऑल्सो क्रिएट नॉइज पॉल्यूशन, ठीक है, थ्रू वेरियस साउंड्स लाइक ब्लोइंग ऑफ हॉर्न। अब ट्रैफिक थोड़ा भी जाम होगा, अगर रेड सिग्नल है तो नो वन वांट्स टू वेट, दे ऑल वांट्स टू हॉर्न, ब्लो हॉर्न, द रोड मेक द क्लियर रोड, बट दैट इज नॉट पॉसिबल, यू हैव टू वेट फॉर योर टर्न, बट नो, किसी को आजकल किसी के लिए वेट नहीं करना है। तो ये जो नॉइज पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, एटमॉस्फेयर जो हो रहा है, तो ये किसकी वजह से हो रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन नंबर ऑफ व्हीकल्स, है ना। तो ये हमने पढ़ा आज। आपने जो एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ा है वो है आपका बायोटिक, एबायोटिक, रिलेशन बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक, हाउ वी ऑल आर डिपेंड ऑन ईच अदर विद द बायोटिक कंपोनेंट एंड एबायोटिक कंपोनेंट। अब है हमारा ह्यूमन एनवायरनमेंट। ह्यूमन एनवायरनमेंट हमारा कैसे आगे बढ़ सकता है, कैसे वो इम्बैलेंस हो रहा है, ड्यू टू विच रीजन्स। तो इस चैप्टर में हमने ये छोटा सा डिटेलिंग लिया। ये चैप्टर आज आपका फिनिश हो गया है, मैंने पूरा इसको एक्सप्लेन कर दिया है। यू हैव टू नाउ क्विक रिकॉल विद द हेल्प ऑफ दिस क्या बोलते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स। सो आफ्टर कंप्लीटिंग दिस चैप्टर, ये चैप्टर तो कंप्लीट हो गया, बट वी आर हियर टू सॉल्व सम फिलअप्स, and after these fill-ups there is some small topic which we have to also cover it, okay. So the dash environment consists of non-living things. Non-living things किस environment के include आता है, abiotic। कौन सा environment आता है, abiotic, abiotic environment, okay. Green plants have the ability to prepare food through which process, photosynthesis। फोटोसिंथेसिस के थ्रू दिस प्रोसेस में प्लांट आर प्रिपेयरिंग देयर फूड एंड हेंस दे आर नोन एज, इसीलिए उनको क्या बोला जाता है, प्रोड्यूसर बोला जाता है। क्या बोला जाता है, प्रोड्यूसर्स। द डैश टेकन अप बाय द बायोटिक फैक्टर, बायोटिक फैक्टर से क्या लेते हैं, न्यूट्रिएंट्स। यहाँ पे स्पेस नहीं है, मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ, न्यूट्रिएंट्स हमने लिया बायोटिक फैक्टर से, एंड देन बायोटिक फैक्टर्स फ्रॉम द अबायोटिक, ठीक है। अबायोटिक एनवायरमेंट आर अल्टीमेटली रिटर्न टू द एनवायरमेंट। पूरा कहाँ पे रिटर्न हो जाता है, फिर से वो एनवायरमेंट में रिटर्न हो जाते हैं, ठीक है। बिसाइड डैश पॉल्यूशन, दिस लाइन इज गिवन हियर इन योर चैप्टर। बिसाइड एयर पॉल्यूशन, व्हीकल्स ऑल्सो क्रिएट नॉइज पॉल्यूशन। यहाँ पे एयर पॉल्यूशन है एंड यहाँ पे है आपका नॉइज पॉल्यूशन, ठीक है। अब आपको क्लियर हुआ, चैप्टर्स के अंदर ही आपका फिलअप्स के लिए आंसर्स गिवन है। तो एक छोटा सा जो टॉपिक बचा हुआ है वो हम करेंगे अभी, ठीक है। नाउ, ठीक है, इम्पैक्ट ऑफ पॉल्यूशन ऑन ह्यूमन हेल्थ। हमको पता तो है कि पॉल्यूटेड हो गई है,
पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो गई है, एयर पॉल्यूशन हो रहा है, वाटर पॉल्यूशन हो रहा है, हर चीज़ का जो पॉल्यूशन बढ़ रहा है वो तो हमें पता है, बट उसका इम्पैक्ट क्या हो गया है ह्यूमन लाइफ में। तो वेरियस काइंड ऑफ पॉल्यूशन, एयर, वाटर, नॉइज, सॉइल अफेक्टिंग अवर ह्यूमन बींग्स इन डिफरेंट वे। हर एक तरह से हमारी लाइफ अफेक्ट हो रही है ड्यू टू दीज टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन, ठीक है ना। तो सम ऑफ द कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम लाइक अस्थमा, ब्रोंचिट्स, निमोनिया, लंग कैंसर आर कॉज्ड बिकॉज ऑफ एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन के थ्रू जो अभी ये सब बीमारियां ज़्यादा हो गई हैं, हर एक कॉमन हो गई है, हर एक दूसरे तीसरे ह्यूमन बॉडी के अंदर ये सब जो डिजीजेस आ गई हैं जस्ट बिकॉज ऑफ एयर पॉल्यूशन, ठीक है। अब आते हैं हम वाटर पॉल्यूशन। वाटर पॉल्यूशन में कॉलेरा, डिसेंट्री एंड इवन मेंटल डिसऑर्डर्स ऑल्सो इंक्लूडेड दिस टाइप ऑफ डिजीजेस, ठीक है। अब आते हैं नॉइज पॉल्यूशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर परमानेंट एंड टेम्पररी डेफनेस, बहरापन, किसी किसी को परमानेंटली, किसी किसी को थोड़ा थोड़ा, है ना, टेम्पररी, कुछ कुछ अपना थोड़ी थोड़ी % सुनने का अपना गंवा चुके हैं। तो फ्रॉम लैक ऑफ कॉन्सेंट्रेशन अब है नहीं, ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन रहा नहीं है ड्यू टू नॉइज़ पॉल्यूशन। अगर आज हम पढ़ाई भी करने बैठते हैं तो इतना पॉल्यूशन है हमारे आसपास, नॉइज़ पॉल्यूशन, बहुत सारी चीज़ों का, जिसकी वजह से आजकल बच्चों का भी कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम हो गया है। तो सॉइल पॉल्यूशन रिड्यूस द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल देयर बाय प्रोड्यूसिंग लेसर फूड। जैसा कि मैंने आपको अभी सॉइल इरोजन के टाइम में बताया था इसी चैप्टर में कि फर्टिलिटी जो है दिन ब दिन क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। तो ड्यू टू लैक फर्टिलिटी ऑफ सॉइल तो प्रोडक्शन ऑफ फूड इज़ नॉट वेरी गुड, है ना। तो उससे हमारा जो फूड हम कंज्यूम कर रहे हैं वो ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का नहीं होता है, तो इसीलिए लेसर फूड हो रहा है ना। अब हम आते हैं नेक्स्ट पेज पे, दैट इज कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट। ये हमें पता पड़ गया कि हमारा किस किस वजह से, किन किन चीज़ों के अफेक्ट से हमारा एनवायरनमेंट पॉल्यूट हो रहा है, हमारा एनवायरनमेंट डैमेज हो रहा है, हार्मफुल हो रहा है, किस किस चीज़ों से। अब हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू रिगार्डिंग अवर एनवायरनमेंट। तो कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट इज़ अवर द प्रायर ड्यूटी, है ना। हमारी ये ड्यूटी है, हमारा ये फ़र्ज़ है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वी शुड ऑल come in a number of unity and we protect our environment. तो protection or restoration of natural environment is known as conservation of the environment. We need to conserve it for the survival of human race in future. हम फ्यूचर में अपने आने वाली पीढ़ी को, हम अपने आने वाली जनरेशन को कैसा एनवायरनमेंट देते हैं, दैट इज़ ऑल डिपेंड ऑन अस, ये हमारे ऊपर है ना। तो उसके लिए हमें क्या करना है, प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज। आप अगर डिफॉरेस्टेशन में ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं तो एज कंपेयर उतना ही इक्वल आपको प्लांटेशन में ध्यान देना है। यू शुड ग्रो मोर एंड मोर प्लांट्स, है ना। रीयूज एंड रिसाइकल मटेरियल्स लाइक न्यूज़पेपर, प्लास्टिक बोतल, एल्यूमिनियम कैन एक्सेट्रा। ऐसी कोई चीज़ ही नहीं है, ऐसा कोई क्वेश्चन ही नहीं है जिसका आंसर ना हो, तो ऐसी कोई समस्या ही नहीं है जिसका कोई हल ना हो। तो देयर इज़ नो एनी प्रॉब्लम विदाउट एनी सॉल्यूशन। तो अगर ये चीज़ बिगड़ गई है तो उसको सुधारी भी जा सकती है। तो फॉर दिस पर्पस यू हैव टू रीयूज़ एंड रिसाइकल, ठीक है। आप उस चीज़ों को रीयूज़ करिए, उस रिसाइकलिंग में जाइए जहाँ पर न्यूज़पेपर, प्लास्टिक बॉटल और एल्यूमिनियम केन्स का यूज़ होता है। नेक्स्ट आते हैं सेव वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी। अगर हम जिस रूम में बैठे हैं सिर्फ वहाँ की इलेक्ट्रिसिटी हम यूज़ करें, ओके, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम आसपास अपने देखें कि हमारी इलेक्ट्रिसिटी जो है वो सेव हो, हमारा पानी वो सेव हो। वाटर की जितनी ज़रूरत है आप उतना यूज़ करिए। डोंट वेस्ट वाटर बिकॉज वाटर इज़ ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द अर्थ, है ना। तो आपको अगर पानी सेव करना है, यू हैव टू सेव एनर्जी, यू हैव टू सेव वाटर, इलेक्ट्रिसिटी। तो इन सब चीज़ों से हम एक कॉन्ट्रीब्यूशन देते हैं एनवायरनमेंट को कंजर्व करने के लिए, है ना। नेक्स्ट है रिड्यूस द यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स। केमिकल फर्टिलाइजर का जो यूज़ है वो कम होना चाहिए, ठीक है। और मैनेज इंडस्ट्रियल वेस्ट सेंसिबली। अगर आपका इंडस्ट्रीज वेस्ट हो रहा है मटेरियल तो उसको आप मैनेज करिए, ऐसे मैनेज करिए ताकि किसी और का हार्म ना हो, किसी और चीज़ को नुकसान ना पहुँचे। सेंसिबली अगर हम वेस्टेज को, इंडस्ट्रियल को अच्छे से अगर हम मैनेज करते हैं
तो ये पार्ट भी जो हमारा पॉल्यूट होता है ना वाटर का, इस वजह से वो भी हम इससे कंजर्व कर लेंगे। ठीक है, तो ये जो छोटा सा चैप्टर था बट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। आपको ये नोइंग हो गया कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, और अगर आपने जो नहीं करना है वो भी कर लिया है तो उसको आपको कैसे सुधारना है ना। अगर बाई चांस हमने गलती कर दी है तो नो मैटर, कोई बात नहीं, होती है, बट यू हैव टू करेक्ट दैट मिस्टेक। अगर आपने मिस्टेक करेक्ट कर ली तो वो आपकी मिस्टेक में नहीं आती है। ठीक है, एक छोटा सा रिकॉल है। एनीथिंग दैट सराउंड अस इज नोन एज एनवायरनमेंट, हमने ये पढ़ा। ठीक है, एनवायरनमेंट क्या है, कुछ भी चीज़ हमको कवर कर रही है हमारे सराउंडिंग में है, दैट इज एनवायरनमेंट। तो एनवायरनमेंट इज कंक्लूड विथ हाउ मेनी कंपोनेंट्स, बायोटिक एंड एबायोटिक, ये भी हमने पढ़ा। बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट से हमारा एनवायरनमेंट इंक्लूड है। नेक्स्ट है एबायोटिक एनवायरनमेंट कंसिस्ट नॉन लिविंग थिंग्स। एबायोटिक में नॉन लिविंग थिंग्स आती हैं, एयर, वाटर, सनलाइट, है ना। और बायोटिक एनवायरनमेंट कंप्राइजेज ऑफ लिविंग थिंग्स, प्लांट, एनिमल एंड माइक्रोब्स। ठीक है, ये हो गया। बायोटिक कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। 3 कैटेगरीज में हमारा बायोटिक एनवायरनमेंट कंक्लूड है, डिवाइडेड है, दैट इज प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड डिकम्पोजर्स। ओके, ऑल लिविंग थिंग्स दैट कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड आर रिफर्ड टू एज प्रोड्यूसर्स। जितनी लिविंग थिंग्स अगर फूड प्रोड्यूस करती हैं दे आर कॉल्ड प्रोड्यूसर। ये भी हमने पढ़ा, जिसमें सबसे पहले आता है नाम किसका, प्लांट्स का। प्लांट प्रिपेयर देयर ओन फूड। ओके, एंड देन है कंज्यूमर्स, जो प्लांट जो प्रिपेयर्ड फूड को कंज्यूम करते हैं प्रोड्यूसर्स के थ्रू। These type of things are called consumers, that is also known as heterotrophs। किसी चीज़ को कंज्यूम करना जिसने किसी अदर ने बनाया है और उसको कंज्यूम करना, दैट इज हेटेरोट्रॉप्स। कंज्यूमर्स और हेटेरोट्रॉप्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। मैंने बताया था आपको, हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनीवोरस। 3 टाइप कैटेगरीज हैं जो कि किसके अकॉर्डिंग आती हैं, हेटेरोट्रॉप्स, है ना। नेक्स्ट है आपका ऑर्गेनिजम्स विच फीड डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड रिड्यूस देम टू द सिंपलर, वो होते हैं डिकम्पोजर्स। डिकम्पोजर्स जो डेड एनिमल्स मर जाते हैं, सड़ जाते हैं और वो जाके सॉइल के अंदर एब्जॉर्ब हो जाते हैं, वो डिकम्पोजर्स। देयर इज एन इंटरडिपेंडेंस बिटवीन बायोटिक एबायोटिक कंपोनेंट ऑफ द एनवायरमेंट। ऑल ऑर्गेनिजम्स इंक्लूड ह्यूमन बींग्स डिपेंड ऑन एनवायरमेंट टू फुलफिल देयर नीड्स। जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं एनवायरमेंट के अंदर, दे ऑल डिपेंड ऑन देयर नीड्स। हम अपनी नीड्स को फुलफिल करने के लिए ही एनवायरनमेंट के अंदर हैं, है ना। तो ह्यूमन एक्टिविटीज लाइक डिफॉरेस्टेशन, डेवलपमेंट इंडस्ट्रीज, इंक्रीजिंग नंबर ऑफ व्हीकल्स हैव रिड्यूस द क्वालिटी ऑफ एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट को खराब, एनवायरनमेंट को गंदा करने के लिए कौन कौन सी चीज़ें ज़्यादा अफेक्ट करती हैं, वो है डिफॉरेस्टेशन, वो है डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंक्रीजिंग नंबर ऑफ व्हीकल्स। And the last but not the least point, the protection or restoration of the natural environment is also known as conservation of environment. This is the very important line कि आपको अपने environment को conserve करने के लिए conservation of environment जरूर करना चाहिए। तो ये जो एक चैप्टर था वो आपको अगेन एक बार रीड करना है घर में और अच्छे से इसके बारे में डिटेलिंग ले ली। जैसे कि हमने ये अब चैप्टर कंप्लीट कर लिया है तो आप घर में इसको फिर से रिकॉल करिए, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, नोट करिए और फिर से कोई डाउट होता है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिखिए अपने डाउट्स। और मेरा वीडियो आपको कैसा लगा ये भी प्लीज़ बताइए। अब मैं आपको बताती हूँ मेरा लास्ट वीडियो जो था वो था चैप्टर क्लास 7 के लिए ज्योग्राफी और क्लास 5 के लिए मैथ्स, और इन 2 वीडियोज़ को भी प्लीज़ ज़रूर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए हमसे मिलते रहिए एंड कीप ग्रोइंग, कीप लर्निंग।